आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इतिहास का पहला चैप्टर 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ और 12th क्लास का हिंदी भी अच्छे ढंग से तैयारी करवा दिए जाते हैं। तो अब 12th क्लास का भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे 12th क्लास में है उसको भी तैयारी करवा दिया जाता है। तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी भी पढ़ना होगा, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो भी अनसब्सक्राइब ना करें। उसके लिए हिंदी में 100 नंबर का तैयारी करवा दिया जाता है आनंद टीचिंग के माध्यम से। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन हो रहा है इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। तो इतिहास में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। और इतिहास हो, राजनीति हो, या भूगोल हो, या आपदा प्रबंधन हो, या इकोनॉमिक्स हो, सभी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर बता दिए जाएंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस चैनल से नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि आपका हर एक चैप्टर इतिहास में कवर हो सके। और हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, या क्वेश्चन आंसर हो, या समझाने का हो, सभी का सभी तैयारी करवा दी जाएगी। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है। 8 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। रोमानीवाद क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन। 10 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर देखिए, यूरोप के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन
स्थापित हुआ संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। 15 नंबर क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। 16 में देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो आंसर हो गया ए नंबर, काउंट काबूर ने। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो गया सी नंबर, मेजनी। 21 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। आंसर हो गया डी। 22 नंबर क्वेश्चन, काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? तो आंसर हो गया बी, इटली का प्रधानमंत्री। 23 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आंसर डी हो रहा है, मेजनी ने। मेजनी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो मेजनी के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। ये बहुत मरते क्वेश्चन पूछ चुका है परीक्षा में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। 26 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। 27 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था इटली का एकीकरण करने में। अब बाकी सभी का संबंध था। इटली का एकीकरण करने में किसका किसका संबंध था? तो मेजनी का, गैरीबाल्डी का, काबूर का, इन सभी का इटली का एकीकरण करने में सभी का संबंध था। और संबंध किसका नहीं था? तो बिस्मार्क का। ये 2021 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? परसा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो परसा का। 29 नंबर क्वेश्चन, जालबे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? परसा ने। 30 नंबर क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो परसा और फ्रांस के बीच। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो परसा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था बिस्मार्क।
32 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है। तो ये आंसर हो रहा है सी नंबर, ऑस्ट्रिया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। 33 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। 34 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर डी नंबर हो रहा है, सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो आंसर देखिए बी नंबर हो रहा है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन भी आई है। 37 नंबर क्वेश्चन, जालबेरीन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालबेरीन एक संस्था थी, तो आंसर बी नंबर हो रहा है, व्यापारियों की संस्था थी। 38 नंबर क्वेश्चन, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की। ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन हो रहा है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की। 39 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। 40 नंबर क्वेश्चन, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो दार्शनिक था। हीगेल कौन था? तो आंसर हो गया सी नंबर, दार्शनिक। 41 नंबर क्वेश्चन, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध हुआ 1870 में, तो कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान। आंसर ए नंबर हो रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। 43 नंबर क्वेश्चन, सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है। 44 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये क्वेश्चन 2014 में और 2016 में भी पूछ चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। 46 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। बी नंबर आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आंसर डी नंबर हो रहा है, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, बिस्मार्क। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 2021 में पूछ चुका है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर हो रहा है बी नंबर, बिस्मार्क। 51 नंबर क्वेश्चन VVI है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के द्वारा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूनान। 53 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई। 54 नंबर क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो रूस देश के साथ, रूस। 55 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो आंसर हो गया यूनान का। 56 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी हंगरी की। 57 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। इतिहास का पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो लगभग इतिहास का एक चैप्टर हो चुका है। हर चैप्टर इतिहास में ऑब्जेक्टिव को एवं सब्जेक्टिव को करवा दिया जाए, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। इतिहास हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एवं समझा कर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चाहते हैं कि 10th में अच्छे नंबर आए तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आप ही का बेहतर होगा, नंबर बेहतर उठ जाएगा। और जो भी गेस करते हैं वो गेस किया हुआ लड़ भी जाता है। संस्कृत में बहुत सारा, जैसे विवाह संस्कार हो गया, आलस कथा हो गया, यह सभी क्वेश्चन लड़ चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आए तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।